कहानी की शुरुआत जॉर्जिया के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके से होती है, जहां अमेरिका से आए 3 दोस्त हाइकिंग ट्रिप का मजा लेने पहुंचे हैं। उनके नाम हैं डैनियल, उसकी मंगेतर एलिशिया और उनका करीबी दोस्त क्रिस। शहर के शोर शराबे से दूर तीनों खूबसूरत पहाड़ों और शांत जंगलों के बीच सुकून के कुछ दिन बिताने निकले हैं। लेकिन शुरुआत से ही ये साफ हो जाता है कि वे एक ऐसा राज छुपा रहे हैं जो उनके बीच के सारे रिश्तों को तबाह कर सकता है। हालांकि एलिशिया की सगाई डैनियल से हो चुकी है, फिर भी वह और क्रिस एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। उस गलती के बाद से ही क्रिस अपराध बोध से तड़प रहा है। एक से ज्यादा बार वह डैनियल के सामने सब कुछ कबूल करने की सोचता है, लेकिन हर बार एलिशिया उसे चुप रहने के लिए मना लेती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें उस जगह के बारे में भी एक खौफनाक बात पता चलती है जिसे उन्होंने घूमने के लिए चुना है। साल 2008 में यह इलाका रूस और जॉर्जिया के बीच हुई जंग के दौरान एक बड़ा युद्ध का मैदान बना था। पूरे इलाके में हजारों लैंडमाइंस बिछाई गई थीं, जिनमें से कई कभी निकाली ही नहीं गईं। आज भी जमीन के नीचे अनगिनत बारूद छुपे हुए हैं। कई घंटों की चढ़ाई के बाद तीनों आखिरकार एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। शानदार नज़ारों से घिरे होने के दौरान डैनियल मजाक में क्रिस से कहता है कि वह उसी जगह पर उन दोनों की शादी का पादरी बन जाए। लेकिन जब क्रिस की शादी की कस्में पढ़ाने की बारी आती है तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त धोखे में जी रहा है। रात होने तक क्रिस अपने जज्बातों को छुपाने में कामयाब हो जाता है। वह शादी की रस्म पूरी करता है और डैनियल व एलिशिया शाम के बाकी पल एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए बिताते हैं, जबकि क्रिस पास में ही सो जाता है। अभी सुबह क्रिस की आंख खुलती है तो वह एक अनजान आदमी को उनके बैकपैक खंगालते हुए देखता है। बिना सोचे समझे वह उस आदमी पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। डैनियल और एलिशिया तुरंत भाग कर आते हैं और क्रिस को पीछे खींचते हैं। वे बताते हैं कि उस आदमी का नाम डेवी है। वह वहां का लोकल पार्क रेंजर है और उनका पुराना दोस्त है। वो कुछ चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने बस कैमरा उठाया था ताकि वो उन तीनों की एक ग्रुप फोटो ले सके। जैसे ही डेवी सभी को फोटो के लिए सही जगह खड़ा करने लगता है, किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि अनजाने में क्रिस का पैर उस जगह पर पड़ चुका है जहां उसे कभी कदम नहीं रखना चाहिए था। डेवी की नज़र सबसे पहले नीचे जाती है। उसका चेहरा डर से पूरी तरह पीला पड़ जाता है। वह वहीं जम जाता है और फिर पूरी ताकत से चिल्लाता है, कोई अपनी जगह से मत हिलना। उसकी आवाज़ में घबराहट सुनकर डैनियल क्रिस के पैरों की तरफ देखता है। उसकी धड़कनें मानो थम सी जाती हैं। क्रिस एक जिंदा लैंडमाइन के ठीक ऊपर खड़ा है। अभी कुछ ही पल पहले तक यह ट्रिप एक शानदार एडवेंचर लग रही थी, लेकिन अब यह एक जानलेवा जाल बन चुकी है। अगर क्रिस अपना पैर 1 इंच भी उठाता है तो धमाका हो जाएगा। पहाड़ पर खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं होती। फिर डेवी एक गहरी सांस लेता है और उनसे कहता है कि अब से लिया गया उनका हर एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकता है। डेवी उन तीनों से कहता है कि वो मदद लेने के लिए शहर वापस जा रहा है, लेकिन सबसे करीबी शहर कम से कम 4 घंटे दूर है। इसका मतलब है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक क्रिस के पास बिना 1 इंच हिले उसी लैंडमाइन पर खड़े रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इसलिए तीनों इंतजार करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही डेवी उनकी आंखों से ओझल होता है, असल सच सामने आ जाता है। शहर जाने के बजाय वह पास की एक पहाड़ी चट्टान पर चढ़ता है, दूरबीन निकालता है और दूर से उन पर नजर रखने लगता है, मानो वो किसी नाटक का मजा ले रहा हो। तभी हमें एहसास होता है कि यह सब कोई हादसा नहीं था। फोटो के लिए सबको खड़ा करने का नाटक करते हुए डेवी ने जानबूझकर क्रिस को इस तरह खड़ा किया था कि उसका पैर सीधे लैंडमाइन पर ही पड़े। ऐसा लगता है कि डेवी ने वो माइन बाकी सबसे बहुत पहले ही देख ली थी और अब वो अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। इस बीच डैनियल एक बात पूरी तरह साफ कर देता है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देता है। अगर उस पहाड़ पर क्रिस की मौत होती है तो वो आखिरी सांस तक उसके साथ ही रहेगा। फिर भी डैनियल चाहता है कि एलिशिया इस खतरे से जितना हो सके दूर रहे। वो उससे पास ही मौजूद एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपकर इंतजार करने के लिए कहता है, ताकि अगर लैंडमाइन में धमाका हो तो वो महफूज रहे। वहां भी एलिशिया बुरी तरह डरी हुई है। उसे शांत करने की कोशिश में डैनियल उसके पास जाता है और अपना फोन निकालता है, ये नाटक करते हुए कि आखिरकार सिग्नल आ गया है। वो ऐसे दिखाता है मानो पुलिस को फोन लगा रहा हो। कई मिनटों तक वह एक नकली बातचीत करता रहता है जिससे ऐसा लगे कि मदद रास्ते में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वहां कोई सिग्नल नहीं था और फोन कभी लगा ही नहीं था। डैनियल बस नाटक कर रहा था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि जब एलिशिया को लगेगा कि वे सुरक्षित हैं तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। डैनियल को हर हाल में अपने साथ खड़ा देखकर क्रिस का अपराध बोध बर्दाश्त से बाहर होने लगता है। ये सोचकर कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, वो उस इकलौते राज को कबूल करने का फैसला करता है जिसे वो छुपाता आ रहा था।
वो आखिरकार मान लेता है कि डैनियल की पीठ पीछे उसका और एलिशिया का अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही एलिशिया पूरी तरह टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और मानती है कि वो खुद डैनियल को सच बताना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। इसके बाद डैनियल कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। वो शांति से उनसे कहता है कि ये बात उसके लिए नई नहीं है, वो पहले से ही सब कुछ जानता था। वो तो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि दोनों में से कौन सबसे पहले अपनी गलती कबूल करता है। और तभी फिल्म में एक और खौफनाक ट्विस्ट आता है। क्रिस का लैंडमाइन पर पैर रखना सिर्फ डेवी का प्लान नहीं था। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड खुद डैनियल था। वो शुरुआत से ही गुप्त रूप से डेवी के साथ मिला हुआ था और उसने जानबूझकर उस लैंडमाइन को वहीं छोड़ दिया था ताकि उन दो लोगों को सजा देने का सही मौका मिल सके जिन्होंने उसे धोखा दिया था। अब डैनियल एलिशिया को सिर्फ एक ही रास्ता देता है। अगर वह सच में क्रिस को बचाना चाहती है तो उसे जितनी जल्दी हो सके क्रिस के ठीक पीछे एक गहरा गड्ढा खोदना होगा। जब वक्त आएगा तो क्रिस उसमें कूद जाएगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वह गड्ढा उसे धमाके से बचा लेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही गड्ढा उसकी कब्र बन जाएगा। इतना कहकर डैनियल एलिशिया के पैरों के पास एक फावड़ा फेंकता है और खामोशी से देखने लगता है। क्रिस को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा। वो बार बार यही कहता है कि डैनियल झूठ बोल रहा है और लैंडमाइन चालू हो ही नहीं सकती। बिना एक शब्द कहे डैनियल नीचे झुकता है और माइन की सेफ्टी पिन निकाल देता है। उसी पल उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाती है। जिस खतरे के बारे में वे दुआ कर रहे थे कि वो सच न हो, वह अब खौफनाक हकीकत बन चुका था। क्रिस पर दहशत हावी हो जाती है। वह अपनी बहुत बड़ी गलती मानते हुए माफी की भीख मांगने लगता है। वो डैनियल से गिड़गिड़ाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन डैनियल एक ठंडी और बेदर्द आवाज में जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे तुम अपनी की हुई गलती को बदल नहीं सकते, वैसे ही मैं भी अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। क्रिस की आंखों में सीधे देखते हुए डैनियल शांति से कहता है, तुमने आज इस लैंडमाइन पर कदम नहीं रखा है। जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था उसी दिन तुमने अपनी कब्र में कदम रख दिया था। ये शब्द सुनते ही एलिशिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। वो बार बार उससे क्रिस को माफ कर देने की भीख मांगती है। वह डैनियल से कहती है कि अगर उसने कभी उनसे सच्चा प्यार किया था तो उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन डैनियल का दिल अब पत्थर बन चुका है। वो उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर उन्होंने शुरुआत में ही सच कबूल कर लिया होता तो शायद, सिर्फ शायद, वो उन दोनों को माफ कर देता। माइन पर खड़ा क्रिस आखिरी बार मिन्नत करता है। वो डैनियल से सेफ्टी पिन वापस लगाने की भीख मांगता है। इसके बजाय डैनियल उस पिन को जमीन पर फेंक देता है। वो अपना बैकपैक उठाता है, मुड़ता है और बिना पीछे देखे चल देता है। एलिशिया पागलों की तरह उसे आवाजें देती है, लेकिन वो नहीं रुकता। गायब होने से पहले वो उसे आखिरी हिदायत देकर जाता है। अगर वह क्रिस की जान बचाना चाहती है तो बेहतर होगा कि वह गड्ढा खोदना शुरू कर दे। इसके बाद डैनियल सीधे डेवी से मिलने चला जाता है। शुरुआत में उन दोनों का प्लान था कि वे कुछ देर क्रिस और एलिशिया को तड़पते हुए देखेंगे और फिर देर होने से पहले वापस आकर क्रिस की जान बचा लेंगे। लेकिन अब डैनियल का इरादा बदल चुका है। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दोनों जिंदा बचते हैं या मरते हैं। बिना कोई और बात किए दोनों आदमी वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। उधर माइन के पास क्रिस को अपनी फिक्र नहीं है। उसे एलिशिया की चिंता हो रही है। वो लगातार उससे पत्थरों के पीछे छुपने के लिए कहता है ताकि माइन फटने पर वह बच सके, लेकिन एलिशिया उसे छोड़ने से साफ मना कर देती है। उसका पहला ख्याल जमीन पर पड़ी लोहे की पिन को ढूंढने का आता है। पिन मिलने के बाद वो उसे किसी तरह लैंडमाइन में वापस लगाने की पूरी कोशिश करती है। कई मिनटों की मशक्कत के बाद वो किसी तरह पिन को वापस माइन के अंदर सरकाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता कि माइन अब सच में सुरक्षित हुई है या नहीं। दोनों में से कोई भी यह खतरा उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए वे डैनियल के प्लान पर ही चलने का फैसला करते हैं। अगर क्रिस के बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद है तो उन्हें सबसे पहले उसके पीछे एक गहरा गड्ढा खोदना होगा। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह जिंदा बच पाएगा। अभी भी इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख ले, एलिशिया पास ही धुआं करने के लिए आग जलाती है ताकि पहाड़ों से गुजरने वाले किसी इंसान का ध्यान उस तरफ जाए। फिर वो फावड़ा उठाती है और अपनी पूरी ताकत से खुदाई करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथ थक जाते हैं और गड्ढा अभी भी बिल्कुल भी गहरा नहीं हुआ है। तभी वहां एक और इंसान पहुंचता है। उसका नाम एलिया है। वो अपनी शॉटगन और शिकारी कुत्ते के साथ शिकार पर निकला है। दूर से देखने पर यह मंजर बड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि वे दोनों किसी की लाश दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी शॉटगन क्रिस की तरफ तानते हुए एलिया उसे पीछे मुड़ने का हुक्म देता है, लेकिन क्रिस हिल तक नहीं सकता, 1 इंच भी नहीं। जब एलिया को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो क्रिस के पैरों के पास एक चेतावनी वाली गोली चला देता है। खुशकिस्मती से गोली लैंडमाइन पर नहीं लगती, वरना सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। घबराकर एलिशिया तुरंत पूरा मामला समझाती है। वो उसे बताती है कि क्रिस एक जिंदा लैंडमाइन पर खड़ा है और हिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं है।
पहले तो इलिया को एक भी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो करीब से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वे सच बोल रहे हैं। दहशत में आकर क्रिस तुरंत चिल्लाता है, उस बंदूक को यहां से दूर रखो, कोई बेवकूफ़ी मत करना। इलिया कुटिल मुस्कान के साथ ताना मारता है, लैंडमाइन पर तुम खड़े हो और बेवकूफ़ मैं हूं। इसके बाद एलिशिया उससे गड्ढा खोदने में मदद की भीख मांगती है। इलिया मान जाता है, लेकिन फावड़ा उठाने से पहले वह एक पत्थर उठाता है और सीधे क्रिस की तरफ फेंकता है। वो पक्का करना चाहता है कि वे उसे उल्लू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। पत्थर लगने के बाद भी क्रिस 1 इंच भी नहीं हिलता। तब जाकर इलिया को आखिरकार एहसास होता है कि क्रिस सचमुच साक्षात मौत के ऊपर खड़ा है। पत्थर लगने के बाद भी क्रिस का 1 इंच न हिलना देखकर इलिया को समझ आ जाता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब उसे जवाब चाहिए थे। क्रिस ऐसी हालत में कैसे पहुंचा? एलिशिया बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन हर बीतते सेकंड के साथ इलिया और भी ज्यादा आक्रामक होता जाता है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और सच बताने की मांग करता है। जब एलिशिया उसे सिरफिरा कहती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह धमकी देता है कि वो उन्हें वहीं छोड़कर चला जाएगा। कोई और रास्ता ना पाकर एलिशिया आखिरकार सब कुछ बता देती है। वह समझाती है कि उसका मंगेतर डैनियल ही इस सब के पीछे है, क्योंकि उसने और क्रिस ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही इलिया ये सुनता है, उसका पूरा रवैया बदल जाता है। उन पर तरस खाने के बजाय वह एलिशिया की बेइज्जती करने लगता है, जैसे कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी हकदार ही हो। एलिशिया भी पलटकर उसे खरी खोटी सुना देती है। इससे इलिया का पारा और चढ़ जाता है। अब उसके हाथ में न सिर्फ उसकी शॉटगन है, बल्कि फावड़ा भी है। दोनों को घूरते हुए वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था और तुम मुझे इस तरह शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो बताओ, मैं मदद करूं या यहाँ से चला जाऊं? कोई और चारा ना देखकर क्रिस और एलिशिया उससे रुकने की मिन्नतें करते हैं। इलिया के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल जाती है। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? वह पूछता है। लाचार होकर एलिशिया उससे कहती है कि उनके पास जो कुछ भी है वह ले सकता है। इलिया उनके बैकपैक खंगालता है और एलिशिया का एक अंदरूनी कपड़ा निकालता है, लेकिन जल्द ही यह साफ हो जाता है कि वह ये नहीं चाहता था। वह सीधे एलिशिया की तरफ देखता है और ठंडे लहजे में कहता है कि उसे बैग वाला नहीं चाहिए, वह कपड़ा चाहता है जो उसने पहन रखा है। उस पल यह खौफनाक सच साफ हो जाता है कि बात किस तरफ जा रही है। क्रिस भी समझ जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बेबसी यह है कि वह कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वह पैर उठाएगा वह मर जाएगा, और इलिया ये बात अच्छी तरह जानता है। उसे एलिशिया से जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है। वह जानता है कि क्रिस की जान बचाने के लिए एलिशिया कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। मंजर को भांपते हुए क्रिस बेताब होकर अपने पास मौजूद सारा कैश और अपना एटीएम कार्ड उसे देने की पेशकश करता है, लेकिन इलिया को पैसों से कोई मतलब नहीं है। पैसा उसका मकसद कभी था ही नहीं। वह एलिशिया को नीचा दिखाना जारी रखता है और बार बार वही क्रूर सवाल दोहराता है, क्या तुम मेरी मदद चाहती हो या मैं चला जाऊं? ये सब देखकर क्रिस का खून खौल उठता है। एक पल के लिए वह माइन से पैर हटाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिशिया उसे तुरंत रोक देती है। वह उसे याद दिलाती है कि सेफ्टी पिन ठीक से नहीं लगी थी। जैसे ही वह हिलेगा धमाका हो जाएगा। एलिशिया जानती है कि उनके पास समय खत्म हो रहा है। क्रिस हमेशा के लिए उस माइन पर संतुलन बनाकर नहीं खड़ा रह सकता। उसकी हिम्मत जवाब देने से पहले गड्ढा खोदना ही होगा, और कोई रास्ता न पाकर वह इलिया की मांग मान लेती है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि इलिया कभी उनकी जान बचाने के इरादे से आया ही नहीं था। उनकी मदद करना इलिया का असली मकसद कभी था ही नहीं, क्योंकि अगर वो उनकी मुसीबत तुरंत हल कर देता तो उसे कीमत बढ़ाते रहने का मौका नहीं मिलता। इसलिए वह एक नई शर्त रख देता है। एलिशिया को टेंट के अंदर जाकर कपड़े बदलने की इजाजत नहीं है। उसे ठीक उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने होंगे। क्रिस उससे ऐसा ना करने की भीख मांगता है। अब तक उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि इलिया की नीयत बहुत खराब है, लेकिन एलिशिया खुद को यही समझाती है कि वो बस एक गंदी सोच वाला नीच इंसान है। उसे लगता है कि अगर वो उसकी ये छोटी सी बात मान लेगी तो वो आखिरकार उनकी मदद करेगा और चला जाएगा। कोई और रास्ता ना पाकर वो मान जाती है। इस बीच क्रिस इलिया को गालियां देना बंद नहीं करता। इससे इलिया का दिमाग फिर घूम जाता है। दांत पीसते हुए इलिया उसे चेतावनी देता है, मेरी माँ के बारे में मत बोलना वरना बहुत पछताओगे। क्रिस एक आखिरी दांव खेलता है। वो इलिया से कहता है कि उनका दोस्त मदद लेने जा चुका है और पुलिस किसी भी वक्त आती ही होगी। इलिया बस हंस पड़ता है। वो जानता है कि ये नामुमकिन है। अगर सच में मदद आ रही होती तो ये दोनों इतने लंबे समय तक उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। उस पल उसे एहसास होता है कि उनका पूरा नियंत्रण अब उसके हाथ में है। काफी देर तक उन्हें तड़पाने के बाद इलिया आखिरकार नाटक करता है कि वो गड्ढा खोदने के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसके बैकपैक के अंदर रखा रेडियो अचानक बज उठता है। क्रिस और एलिशिया उसे हैरत से घूरते हैं। अगर उसके पास इतने समय से रेडियो था तो उसने शुरुआत में ही मदद क्यों नहीं बुलाई? तभी उन्हें असल सच्चाई समझ आती है। इलिया का इरादा कभी उन्हें बचाने का था ही नहीं। अगर वो चाहता तो घंटों पहले रेडियो से मदद बुला सकता था, जिसका मतलब था कि उनके सामने खड़ा ये इंसान डैनियल से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर भी वे इतने लाचार हैं कि उन्हें छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी लगती है।
वे उससे रेडियो इस्तेमाल करने की मिन्नतें करते हैं, लेकिन इलिया फिर वही सवाल पूछता है, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसके बाद वो एलिशिया के कपड़े को कुछ दूरी पर फेंक देता है और फिर मुस्कुराता है, जाओ उसे उठाकर लाओ, मेरे पास लाओ, फिर शायद मैं रेडियो इस्तेमाल करने की सोचूं। अब जाकर एलिशिया को समझ आ जाता है कि ये आदमी कभी उनकी मदद करने वाला ही नहीं था। बिना एक शब्द बोले वो मुड़ती है और दोबारा गड्ढा खोदने लगती है। इलिया आराम से बैठ जाता है और उसकी तड़प को मजाक की तरह देखने लगता है, जैसा वो शुरुआत से कर रहा था। उसे दोनों में से किसी पर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी लाचारी ही उसके लिए सारा काम कर रही थी। कुछ ही देर में एलिशिया के हाथ जवाब दे जाते हैं। थकी हारी और पूरी तरह हिम्मत हार चुकी एलिशिया आखिरकार घुटने टेक देती है। वह दौड़कर जाती है, कपड़ा उठाती है और इलिया की तरफ आने लगती है। वह खुद को समझाती है कि ये बस एक और बेइज्जती भरी मांग है, शायद इसके बाद वो आखिरकार मदद कर दे। लेकिन उसका मकसद ये कभी था ही नहीं। वो कोई एहसान नहीं ले रहा था, बल्कि टुकड़ा टुकड़ा करके उसका आत्मसम्मान तोड़ रहा था। उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है, ऐसे नहीं, कुत्ते की तरह मेरे पास लेकर आओ। क्रिस बेबस होकर खामोशी से देखता रह जाता है, जबकि एलिशिया धीरे धीरे अपने घुटनों और हाथों पर झुकती है और बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। खुद ही हंसते हुए इलिया अपना सिर हिलाता है, कुत्ते हाथों से चीज़ें नहीं उठाते, अपने मुंह का इस्तेमाल करो। एक लंबे और दर्दनाक सन्नाटे के बाद एलिशिया उसकी बात मान लेती है। उसे अब भी लगता है कि ये बस एक और शर्त है जो उसे झेलनी है, लेकिन असलियत में इलिया एक एक करके उसकी पूरी इज्जत छीन रहा था। वो उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहता था, ताकि जब वो और आगे बढ़े तो उसके पास विरोध करने की ताकत ही न बचे। और सबसे दुखद बात तो ये थी कि एलिशिया को अभी भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार विरोध करने की कोई ताकत न बचने पर एलिशिया अपने मुंह से कपड़ा उठाती है और इलिया के हाथ में दे देती है। बदले में इलिया उसे अपना रेडियो थमा देता है। एक पल के लिए एलिशिया को लगता है कि शायद अब मदद मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही वो उसे ऑन करती है, स्पीकर से एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ इलिया के साथी सरगेई की है। वो जॉर्जियन भाषा में बात कर रहा है, इलिया से पूछ रहा है कि वो कहाँ है और सूप ठंडा होने से पहले वापस आने को कह रहा है। दिक्कत यह है कि एलिशिया को जॉर्जियन का एक शब्द भी समझ नहीं आता और सरगेई को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए रेडियो हाथ में होने के बावजूद वो बिल्कुल बेकार है। इकलौता इंसान जो बात करवा सकता है वो इलिया ही है, और अब तक वे दोनों जान चुके थे कि वो कभी कोई काम मुफ्त में नहीं करता। मन ही मन मुस्कुराते हुए इलिया कहता है, चलो एक खेल खेलते हैं, तुम जो कहना चाहती हो मैं उसका अनुवाद करूंगा और बदले में तुम हर बार अपने शरीर से एक कपड़ा उतारोगी। जैसे ही वो ये कहता है, एलिशिया आखिरकार समझ जाती है कि उसका प्लान क्या था। वो पहले ही उससे एक कपड़ा उतरवा चुका था। अब बस कुछ छोटे छोटे वाक्यों के बहाने उसका इरादा उसे और भी जलील करने का है, और दिल ही दिल में वो जानती थी कि बात यही खत्म नहीं होगी। इस बार एलिशिया साफ मना कर देती है। वो खामोशी से रेडियो नीचे रखती है, इलिया से मुंह मोड़ती है और फिर से खुदाई में लग जाती है। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि वो कभी मदद नहीं करेगा, लेकिन इलिया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके पास जाता है और अचानक अपना लहजा बदल लेता है। एक शांत हमदर्दाना आवाज में वो कहता है, मेरा दोस्त बीमार है, वो मेरी चिंता कर रहा होगा, बस उसे बता दो कि मैं ठीक हूं, वरना वो परेशान होता रहेगा। बोलते बोलते वो हर तरफ से दबाव बनाना जारी रखता है। क्रिस बेबसी और गुस्से में ये सब देख रहा है। वो एलिशिया पर चिल्लाता है कि उसकी बात न सुने, लेकिन माइन पर खड़े रहकर वो कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार एलिशिया मान जाती है। वो रेडियो उठाती है और अंग्रेजी में कहती है कि इलिया सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ सरगेई को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रही है। इलिया तुरंत इसका फायदा उठाता है। एक घमंडी मुस्कान के साथ वह कहता है, देखा, आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। अगर मैं अनुवाद नहीं करूंगा तो मेरा दोस्त और परेशान होगा। फिर वो वही सवाल दोबारा दोहराता है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? धीरे धीरे इलिया ने पूरे हालात को अपने हिसाब से मोड़ लिया था। शुरुआत में एलिशिया को सिर्फ क्रिस की जान बचाने के लिए उसकी जरूरत थी, लेकिन अब उसने मामले को ऐसा घुमा दिया था कि सरगेई से बात करने के लिए भी एलिशिया को उसकी जरूरत पड़ रही थी, जबकि सच्चाई बहुत सीधी थी। इलिया एक वाक्य बोलकर सरगेई की चिंता खत्म कर सकता था। वो बस ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि हर नई समस्या उसके लिए बड़ी कीमत वसूलने का एक मौका थी। आखिरकार एलिशिया हार मान लेती है। भारी दिल से वो धीरे से पूछती है, तुम मुझसे पहले क्या कहलवाना चाहते हो? इलिया के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। वो रेडियो की तरफ इशारा करता है। एक गहरी सांस लेकर एलिशिया अपना पहला संदेश बोलती है, उससे कहो कि तुम सुरक्षित हो। जैसे ही एलिशिया ये शब्द कहती है, इलिया रेडियो पर जॉर्जियन भाषा में कुछ बिल्कुल अलग ही बोल देता है। उसके संदेश का अनुवाद करने के बजाय वो बस इतना कहता है, उसे बताओ कि तुम ठीक हो। उसने जानबूझकर एलिशिया की बात को मरोड़ दिया, जिसका मतलब था कि उसने बिना किसी वजह के उसका एक मौका बेकार कर दिया।
फिर अपने ही बनाए खेल के नियमों का इस्तेमाल करते हुए वो मांग करता है कि वह एक और कपड़ा उतारे। एलिशा हक्की बक्की रह जाती है। अभी कुछ मिनट पहले तक वो सिर्फ क्रिस की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अब वो एक ऐसे क्रूर खेल में फंस चुकी थी जिसे खेलने के लिए उसने कभी हाँ नहीं कहा था। तभी क्रिस आखिरकार बोल पड़ता है, ये गिना नहीं जाएगा, तुमने शुरू करने से पहले नियम नहीं बताए थे। क्रिस के विरोध करने पर इल्या न चाहते हुए भी पीछे हटता है। ठीक है, वो कहता है, दोबारा शुरू करते हैं। फिर वो दोबारा उनकी तरफ देखता है। तो तुम उससे क्या कहलवाना चाहते हो? इस बार क्रिस एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर चुनता है। उससे कहो कि मैं इल्या हूं, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। इस बार इल्या सचमुच वही संदेश सरगेई को जॉर्जियन में दे देता है। तुरंत ही जवाब आता है, क्या मजाक कर रहे हो? और तुम इस वक्त किसके साथ हो? अपनी पहली बारी की कीमत चुकाने के लिए एलिशा अपनी कमर पर बंधी शर्ट उतार देती है, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं होती। सरगेई और सवाल पूछने लगता है। विडंबना यह है कि दूसरी तरफ बैठा इंसान क्रिस या एलिशा से कभी मिला तक नहीं था। फिर भी उसके हर सवाल के जवाब में एलिशा का आत्मसम्मान नीलाम हो रहा था। जिस रेडियो का इस्तेमाल मदद बुलाने के लिए होना चाहिए था, वो अब इल्या के घिनौने खेल का हिस्सा बन चुका था। जब इल्या पूछता है कि वे आगे क्या कहना चाहते हैं, तो क्रिस मना कर देता है, अब हम कोई बात नहीं करेंगे। यह सुनते ही इल्या का चेहरा काला पड़ जाता है। नहीं, वह ठंडे लहजे में कहता है, तुम उसे जवाब दोगे? कोई रास्ता न बचने पर एलिशा खुद रेडियो में बोलती है, सब ठीक है, मुझे कुछ टूरिस्ट मिल गए थे, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मैं अब वापस आ रहा हूं। वो होशियारी से शब्द चुनती है, इस उम्मीद में कि सरगेई अब कुछ और नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे कपड़ों की एक और परत उतारनी पड़ती है। इसके बाद एलिशा इल्या से सख्ती से कहती है कि खेल खत्म हो चुका है, उन्हें अब उससे कुछ नहीं चाहिए, वो जा सकता है। कुछ लंबे सेकंड्स तक इल्या बस उसे घूरता रहता है। फिर वो मुड़ता है और चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद एलिशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है मानो उसकी इज्जत का एक एक कतरा छीन लिया गया हो। क्रिस उसे संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक रेडियो फिर से बज उठता है। इल्या भले ही चला गया था, लेकिन जाते जाते सरगेई ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा था, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप बचा कर रखूं? बस यही सुनते ही इल्या मुड़ता है और वापस आ जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसका क्रिस या एलिशा से कोई लेना देना नहीं था, वह भी उन पर हुक्म चलाने का एक और बहाना बन जाता है। एक बार फिर उनके सामने खड़े होकर वह जिद करता है कि सरगेई को जवाब मिलना ही चाहिए और बदले में एलिशा को अपने शरीर से एक और कपड़ा उतारना होगा। अब उसके शरीर पर सिर्फ 2 कपड़े बचे थे। इस बार एलिशा बिना झिझक मना कर देती है। ये खेल खत्म हो चुका है, वो कहती है, अब हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे। इल्या की उसकी बात मानने की कोई मंशा नहीं थी। एक ठंडी बेदर्द आवाज में वो कहता है, ये खेल तब खत्म होगा जब मैं कहूंगा। फिर किसी की इजाजत का इंतजार किए बिना वो खुद ही रेडियो पर सरगेई को जवाब दे देता है। बात खत्म करने के बाद वो सीधे एलिशा की तरफ देखता है, अब तुम्हारी बारी है, एक और कपड़ा उतारो। इस बार एलिशा मना कर देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के इल्या अपनी शॉटगन उठाता है और सीधे उसकी तरफ तान देता है। हालात को हाथ से निकलता देख क्रिस एक बेताब योजना बनाता है। वो जानबूझकर इल्या की मां को गाली देता है, इस उम्मीद में कि उसका ध्यान भटके और एलिशा को भागने का मौका मिल जाए। ये काम कर जाता है, बस एक पल के लिए। इल्या का ध्यान एलिशा से हट जाता है। वह तुरंत भागने लगती है, लेकिन इल्या भी उतनी ही तेजी से हरकत में आता है। वो अपना शिकारी कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता है, शॉटगन को एक तरफ फेंकता है और खुद उनके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर माइन के पास क्रिस तुरंत दिमाग चलाता है। माइन से जुड़ी चेन का इस्तेमाल करके वो जमीन पर पड़ी शॉटगन को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है। एक तनाव भरे संघर्ष के बाद बंदूक आखिरकार उसके हाथों में आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, इल्या वापस आ जाता है। इस बार उसकी चाकू एलिशा की गर्दन पर टिकी हुई है। शॉटगन से एक अकेली गोली नहीं निकलती, बल्कि उसके छर्रे बड़े इलाके में फैलते हैं, जिसका मतलब था कि अगर क्रिस ट्रिगर दबाता है तो एलिशा को भी गोली लगने का पूरा खतरा था। इल्या यही तो चाहता था। वो क्रिस को उकसाता रहता है, चलाओ ना, अगर दम है तो ट्रिगर दबाओ। क्रिस को अपनी बात मानने पर मजबूर करने के लिए इल्या चाकू से एलिशा के गाल पर चीरा लगा देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक गहरा जख्म बन जाता है। फिर वो उसे दोबारा धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगला नंबर दूसरे गाल का होगा। कोई रास्ता न देखकर क्रिस एलिशा के बारे में वही गंदे और नीच शब्द दोहराने पर मजबूर हो जाता है, जो शब्द डैनियल और बाद में इल्या उसके खिलाफ इस्तेमाल कर चुके थे। इल्या इसी पल का इंतजार कर रहा था। संतुष्टि से मुस्कुराते हुए वो कहता है, ऐसी औरतों के साथ लोग ऐसा ही करते हैं, तो मैं भी इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। इसके बाद क्रिस के ठीक सामने इल्या एलिशा के साथ एक खौफनाक हैवानियत करता है। क्रिस हर एक पल देखने पर मजबूर है, पूरी तरह बेबस, क्योंकि वो इसे रोकना चाहे भी तो कैसे। वह अभी भी अपने पैरों के नीचे दबी लैंडमाइन से बंधा हुआ था। कुछ देर बाद एलिशा किसी तरह खुद को इल्या से दूर धकेलती है। उस पल क्रिस मन बना लेता है,
चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे गोली मार देगा। वह शॉटगन उठाता है, निशाना साधता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, इलिया का कुत्ता अचानक उस पर हमला कर देता है। उस टक्कर से क्रिस का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। वह पीछे उस गड्ढे में जा गिरता है जो उन्होंने पहले खोदा था। गिरते गिरते उसकी उंगली अनजाने में ट्रिगर पर दब जाती है। शॉटगन से गोली चल जाती है और एक छर्रा एलिशिया को लग जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लैंडमाइन में धमाका नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद क्रिस को होश आता है। वो देखता है कि एलिशिया गड्ढे के अंदर उसके ऊपर पड़ी है, अधमरी हालत में। एलिया ने उसे वहीं नीचे फेंक दिया था, ये सोचकर कि वह अब ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगी। जाने से पहले वह एक आखिरी सच उजागर करता है जो सब कुछ पूरी तरह बदल देता है। क्रिस की तरफ नीचे देखते हुए वह कहता है, वह लैंडमाइन नकली थी, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। फिर वह हंसता है और आगे कहता है, असली लैंडमाइन पैर रखते ही फट जाती है। पैर उठाने के बाद फटने वाली कहानी तो बस हॉलीवुड का बनाया एक झूठ है। और इसी के साथ फिल्म अपनी सबसे बड़ी और खौफनाक सच्चाई सामने लाती है। इसका मतलब था कि इलिया शुरुआत से ही जानता था कि वो माइन असली थी ही नहीं। फिर भी उसने जानबूझकर क्रिस और एलिशिया को ये मानने दिया कि वे मौत पर खड़े हैं और उनके डर व लाचारी का फायदा उठाकर अपने घटिया मजे के लिए उन्हें तड़पाता रहा। इलिया आखिरकार वहां से चला जाता है और क्रिस गड्ढे में बैठकर बुरी तरह जख्मी एलिशिया को अपनी बाहों में थामे रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। कुछ समय बाद क्रिस सुनसान रास्ते पर चलते हुए बड़े मकान पर पहुंचता है। वहां तानिया नाम की एक औरत अपनी की बेटी लीका के साथ रहती है। क्रिस उनसे कहता है कि वो रास्ता भटक गया है और वे इंसानियत के नाते उसे अंदर बुला लेती हैं। लेकिन लगभग तुरंत ही कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। घर का कुत्ता क्रिस पर भौंकना बंद ही नहीं करता। कुछ ही पलों में इसकी वजह खौफनाक तरीके से सामने आ जाती है। ये कोई आम घर नहीं है, ये इलिया का घर है। तानिया उसकी पत्नी है और लीका उसकी बेटी। अनजाने में क्रिस सीधे उसी इंसान के घर पहुंच गया था जिसने उनकी जिंदगी तबाह की थी। कोई शक न हो इसलिए वो बैठ जाता है और उनके साथ खाने में शामिल हो जाता है। तभी सामने का दरवाज़ा खुलता है। इलिया अंदर आता है। जैसे ही वो अपनी ही घर में क्रिस को बैठे देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तानिया प्यार से मुस्कुराते हुए अपने मेहमान से मिलाती है। यह क्रिस हैं, वो कहती है। ये रास्ता भटक गए थे और इन्हें मदद चाहिए थी। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए इलिया जवाब देता है, चलो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देता हूँ। क्रिस सीधे उसकी आंखों में घूरता है और धीरे से कहता है, सच में अब तुम मेरी मदद करना चाहते हो? उस पर इलिया बुरी तरह डर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि क्रिस अपनी पत्नी और बेटी के सामने सब कुछ सच सच बताने वाला है। जो इंसान ऐसे दिखाता है मानो उसकी बेटी उसकी दुनिया की सबसे अनमोल चीज हो, जो एक प्यारा पति बनने का नाटक करता है, जो इंसान अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, वही इंसान कुछ घंटे पहले एक बेबस औरत के साथ एक अनगिनत घिनौना जुर्म कर चुका था। अगर उसके परिवार को कभी सच पता चलता तो जो अच्छी छवि उसने बनाई थी वो पल भर में ढह जाती। लेकिन क्रिस वहां उसका पर्दाफाश करने नहीं आया है। इसके बजाय वो तान्या और लीका से बहुत आराम से बात करता रहता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और किसी तरह ये बात इलिया को और भी ज्यादा बेचैन कर देती है। क्रिस का उसकी बेटी के पास बैठना ही इलिया को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार इलिया जानबूझकर घर के अंदर एक बहस शुरू कर देता है ताकि क्रिस को बाहर ले जाने का कोई बहाना मिल सके। जैसे ही क्रिस निकलने लगता है, इलिया धीरे से उसकी तरफ झुकता है और फुसफुसाता है, 15 मिनट में मुझे कच्चे रास्ते पर मिलो, बस मेरे परिवार को इस सब से दूर रखो। बिना एक शब्द कहे क्रिस चला जाता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी, इलिया फिर से अपना शिकारी कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता है। घर के बाहर इलिया एक शरीफ और इज्जतदार इंसान बनने का पूरा नाटक कर रहा है। वह तो पुलिस को फोन करने का ढोंग भी करता है मानो मदद बुला रहा हो। लेकिन जब वो ये नाटक कर रहा होता है, क्रिस खामोशी से घर वापस आ जाता है। उसके पीछे घिसटती हुई इलिया के शिकारी कुत्ते की बेजान लाश है। वो शांति से समझाता है कि कुत्ते ने उसका पीछा किया था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी से उसे कुचल दिया। जैसे ही इलिया अपने मरे हुए कुत्ते को देखता है, वह अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में पागल होकर वो अपनी शॉटगन उठाने अंदर भागता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्रिस पहले ही उसमें से एक एक कारतूस निकाल चुका था। इससे पहले कि इलिया कुछ समझ पाता, क्रिस साइलेंसर लगी रिवाल्वर निकालता है और इलिया के दोनों पैरों में गोली मार देता है। अब इलिया भी उतना ही बेबस था जितना कुछ घंटे पहले क्रिस था। इलिया के गिरते ही क्रिस ठीक वही मानसिक प्रताड़ना दोहराना शुरू कर देता है जो इलिया ने एलिशिया के साथ की थी। वह इलिया की बेटी लीका के बारे में गंदी और घटिया बातें कहने लगता है। तानिया बेताब होकर उसे पैसे देने की पेशकश करती है, इस उम्मीद में कि सब कुछ शांति से खत्म हो जाए। लेकिन क्रिस पैसों के लिए नहीं आया था। वह तानिया और लीका को इलिया के ठीक सामने खड़ा होने पर मजबूर करता है। फिर वह लीका से उसकी ही माँ के हाथ पैर बंधवाता है। उस पल इलिया को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है।
उसे एहसास होता है कि उसका परिवार भी उसी भयानक मंजर से गुजरने वाला है जो उसने एलिशिया को झेलने पर मजबूर किया था। खौफज़दा होकर वह भीख मांगता है, मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, बस इन्हें छोड़ दो। क्रिस बिना किसी रहम के उसकी तरफ देखता है, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। फिर जैसे इल्या ने किया था, क्रिस लीका का एक अंदरूनी कपड़ा उठाता है। इल्या के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। वह जानता है कि क्रिस क्या करने वाला है। अपनी सफाई देने की कोशिश में इल्या बड़बड़ाता है, मैं उस दिन नशे में था, मैंने अब पीना छोड़ दिया है। क्रिस एक कड़वी हंसी हंसता है, सच में? वह कहता है, अगर नशा तुम्हारी मजबूरी था तो लगता है मुझे भी पी लेनी चाहिए, वरना ये तो नाइंसाफी होगी। वह घर से शराब की एक बोतल उठाता है, खुद कई घूंट भरता है और फिर तान्या व लीका को भी पीने पर मजबूर करता है। इसके बाद वह ठीक उसी तरह उनके डर और लाचारी का फायदा उठाना शुरू करता है जैसे इल्या ने किया था। वह तान्या के सिर पर रिवॉल्वर टिका देता है और लीका को कपड़े उतारने का हुक्म देता है। फिर वह ठीक उन्हीं क्रूर तरीकों से उसे जलील करता है जिनका इस्तेमाल इल्या ने एलिशिया पर किया था। एक मौके पर वह इल्या के मुंह में लीका का कपड़ा ठूंस देता है और चेतावनी देता है, अगर इसे बाहर थूका तो अगली गोली तुम्हारी बेटी के सिर में होगी। पहली बार क्रिस आखिरकार बताता है कि एलिशिया को गोली लगने के बाद क्या हुआ था। उसकी आवाज़ कांपने लगती है, जब एलिशिया मर रही थी मैं उसे अपनी पीठ पर लादकर मीलों चला। जब चलने की हिम्मत नहीं बची तो मैं घुटनों के बल रेंगता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था, कहीं कोई मदद नहीं थी और आखिरकार उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। क्रिस कहता है कि वही पल था जब उसकी अपनी जिंदगी भी खत्म हो गई थी। लेकिन फिर उसे इल्या का पर्स मिला। पर्स में मौजूद पहचान पत्र उसे सीधे इस घर तक ले आया और इस तरह वह उस गुनहगार तक पहुंचा। अब तक क्रिस खुद वही हैवान बन चुका था जिसे वह खत्म करने आया था। फिर वह लीका को एक और खौफनाक खेल में ढकेल देता है, बस इस बार यह खेल और भी ज्यादा खतरनाक था। वह रिवॉल्वर में एक अकेली गोली डालता है, सिलेंडर को घुमाता है और रशियन रूलेट का खेल शुरू करता है। इसके नियम बेहद खौफनाक हैं। अगर खाली चैम्बर पर ट्रिगर दबने की आवाज़ आती है तो लीका को एक कपड़ा उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर गोली चल जाती है तो कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वह जिंदा ही नहीं बचेगी। इल्या के खेलों की तरह ही यह भी क्रूर, बेतुका और ऐसा खेल था जिसमें हारना सिर्फ एक इंसान को ही था। क्रिस पहली बार ट्रिगर दबाता है, क्लिक, गोली नहीं चली। कांपते हाथों से लीका कपड़ों की एक और परत उतारती है। क्रिस दोबारा सिलेंडर घुमाता है, बंदूक उठाता है और दूसरी बार ट्रिगर दबा देता है। इस बार गोली चल जाती है। धमाके की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती है। लीका तुरंत नीचे गिर पड़ती है। काफ़ी देर तक कोई नहीं हिलता, न इल्या, न तान्या और न ही खुद क्रिस, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि दूसरी बार में ही गोली चल जाएगी। लीका की मौत होते ही क्रिस जैसे सुन पड़ जाता है। वह बस उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। बदले की अंधी दौड़ में उसने वही गुनाह कर दिया था जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। जो इंसान एक हैवान को सजा देने आया था, उसने एक मासूम लड़की की जान ले ली। इस एहसास ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिस गुस्से के दम पर वो आगे बढ़ रहा था वो एक पल में गायब हो जाता है। बिना एक शब्द कहे वह धीरे धीरे कमरे के कोने में जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। एक तरफ इल्या अपनी बेटी की बेजान देह पर फूट फूट कर रो रहा है, तो दूसरी तरफ तान्या के दिल चीर देने वाली चीखें पूरे घर में गूंज रही हैं। गम, अपराध बोध और कभी न खत्म होने वाले इस नुकसान के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।